नमस्कार, हार्ट अटैक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर प्रतिदिन की तरह आज भी हार्ट अटैक भारत पर जुड़े हैं और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में हर दिन और अब तो हम कह सकते हैं हर घंटे कुछ न कुछ बदलाव आ रहा है, क्योंकि दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान अपने जन्म से लेकर आज तक दुश्मन है, दुश्मन था और लगता तो यही है कि वो दुश्मन रहेगा ही। कारण धर्म के नाम पर जिस तरीके से वहां लोगों को भारत का विरोध करना सिखाया जाता है, उसमें कभी भी संबंध सुधर ही नहीं सकते। हाँ, ये और बात है कि भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में हम उस संबंध को सामान्य बनाने की बात करते रहें, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर हम दुश्मन की तरह व्यवहार नहीं करेंगे और उतना सजग नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान कभी भी षड्यंत्र कर सकता है, और वो षड्यंत्र कर रहा है। 10 मई के दिन पिटाई हो जाने के बावजूद जो ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 रुका है और ऑपरेशन पार्ट 2 का हम इंतजार कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। ये देश तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान है कि मानता नहीं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, बट कभी भी टेढ़ी दुम सीधी नहीं होती। आगे और पीछे सब डैश डैश लगा लीजिए, आप खुद समझदार हैं। कर्नल वीरेंद्र साई सर से आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, और वो ये है कि पाकिस्तान पिट जाने के बाद नए तरीके से भारत को तबाह करने की पूरी संरचना में, पूरी रचना में जुटा हुआ है। उस षड्यंत्र को कैसे अंजाम देगा, वो आसिम मुनीर एंड कंपनी पूरी तरह के तरीके से उसकी तैयारी कर रही है। भारत भी उनको बढ़िया से और अच्छे तरीके से सबक सिखाने की तैयारी में है। बट तैयारी किस स्तर की होनी चाहिए, एक अनुभवी और वो भी सेना का अधिकारी अगर बोले तो ये सुनना चाहिए, सेना के अधिकारियों को भी, देश के लोगों को भी और सरकारों को भी। कर्नल वीरेंद्र साही सर आज कुछ ऐसे ही टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है और भारत तैयारी तो बहुत कुछ कर रहा है। हमें अपने सेना के रणनीतिकारों पर बहुत भरोसा है, लेकिन हमें टू द पॉइंट क्या करना चाहिए, क्योंकि कर्नल साही सर का मानना है कि आने वाले समय में या इस दिसंबर तक हमें फिर एक बार अपनी तोपों का, अपने फाइटर जेट्स का मुंह पाकिस्तान की ओर मोड़ना ही पड़ेगा। आगे क्या कुछ बातें हैं वो कर्नल सर आपको बताएंगे। धन्यवाद दिवाकर जी। मैं एक बार फिर याद दिलाऊंगा कि अगले युद्ध के लिए हमें अगले युद्ध से आगे देखकर और क्या प्रणाली, क्या रणनीति और क्या अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना है वो सोचना आवश्यक होता है। आज के वेपन्स पर कल का युद्ध नहीं होगा, कल के वेपन्स पर कल का युद्ध एक बराबरी की सीमा होगी, और विजय श्री के लिए हमें उससे आगे सोचना है। दूसरी बात मैं यहाँ साफ करना चाहता हूँ कि जब युद्ध होता है, कोई भी सेना, और पाकिस्तान की भी एक सेना तो है, अब वो किस लालच में और किस व्यापार में और किस कदर फौजी काम छोड़कर और कामों में बिजी हो गए, जिसकी वजह से उनका ना तो युद्ध का अभ्यास इतना रहा, न युद्ध की वो जो एक पैनी धार कभी हम देखा करते थे अर्लियर डेज में, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के टाइम तो दोनों फौजें एक साथ ही थी, वो चीज उन्होंने खो दी। अब वो जो स्थिति आई है जिसमें जो उन्होंने मट्टी पलीत की है अच्छे भले अमेरिकन वेपन्स की और काफी हद तक चाइनीज वेपन्स की, मेरे ख्याल में ये दोनों देश एक कुछ उच्च दर्जे के वेपन इनको शायद डायरेक्टली नहीं दें, पर उनके पास तरीके हैं। तो कई का तरीका है, अजरबैजान का तरीका है। अगर हम अजरबैजान के विरोध में वेपन दे सकते हैं आर्मेनिया को, तो अजरबैजान भी पाकिस्तान को दे ही सकता है। और उनके पास चाइनीज और अमेरिकन दोनों वेपन हैं, तुर्की के पास भी हैं, और कुछ भी मुल्क ऐसे हो सकते हैं जो उनको
वो सप्लाई दे दें युद्ध के समय। ये एक चीज सोचने वाली है। दूसरी चीज जो नूर खां पर, जो उनके सेंटर पर हमला किया था, मेरी सूचना ऐसी है कि उस कंट्रोल सेंटर में लगभग 400 पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग, उनके साइंटिस्ट, उनके मिसाइल कंट्रोलर्स और कई तरह के टेक्नीशियंस वहां थे। और उन 400 की लाशें भी वो नहीं निकाल पाए क्योंकि वो भस्म हो गए। हम्म और वहां पर उन्होंने बुलडोजर्स फेर कर उस जगह को लेवल कर दिया, क्योंकि लाशें न तो पहचानी जा सकती थी और भस्म होने के बाद न कुछ शायद डीएनए शीएनए का मिलाप होता, हम्म बड़ी चीची लेदर होती। तो वो चीचा लेदर से बचने के लिए उन्होंने उस ग्राउंड को बुलडोज करके लेवल कर दिया। उसमें इनके काफी पायलट्स भी थे। और अगर जो समाचार मेरे पास हैं उन पर विश्वास करते हुए, इनके पास न सिर्फ एयरफील्ड बर्बाद हुए, एयरक्राफ्ट जाया हुए, इनको उससे ज्यादा मार इनके जो वो अर्ध ट्रेन पायलट थे हम्म वो भी खत्म हुए। और समाचार तो यहाँ तक है कि इन्होंने लगभग 80 से 100 पायलट चाइना और अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए भेजे हैं। हम्म। बहुत बड़ी बात, और कुछ बड़ी पायलट जानकारी दे रहे हैं सर आप। ट्रेनिंग के लिए तुर्की जैसे देशों में गए हैं। यहाँ मैं ये भी याद दिलाऊं कि कोई समय था 71 में, जब पाकिस्तान एयरबेस से न उड़कर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट तुर्की से उड़कर हमारे ऊपर यहाँ अटैक करने आते थे। हम्म ये डायरेक्ट नहीं आ पाते थे। और ये सुविधा टेक ऑफ करने की अगले युद्ध में भी वो प्रयोग में लाएंगे। अगर उनका टेक ऑफ सिस्टम हम बर्बाद कर देते हैं तो शायद कुछ उनके अड़ोस पड़ोस में ऐसे देश उनको एयरफील्ड की फैसिलिटी दे दें। क्योंकि हम सोचें कि हमने पिछले युद्ध के अभ्यास से कुछ सीखा है, और तो वो सही है, और किसी ने ना सीखा हो ये हमें अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने भी इस ऑप सिंदूर के मार खाने से कुछ लेसन सीखे हैं। एक तो वो पायलट्स की ट्रेनिंग करेंगे, अपनी ट्रेनिंग करेंगे। एक पूरा संसार में जो युद्ध हो रहे हैं ये अभी प्रत्यक्ष रूप पर बता रहे हैं कि आने वाले युद्ध में डायरेक्ट कांटेक्ट कम होगा। मैन टू मैन फ्रंट में युद्ध इतने नहीं होंगे। टैंक टू टैंक शायद बैटल्स उतनी भी नहीं होंगी जितनी रशिया और यूक्रेन के बीच में दिख रही हैं। और अधिकतर और खास तौर पर हमारे संदर्भ में युद्ध नॉन कांटेक्ट होगा, मिसाइल्स पर होगा। इसलिए पाकिस्तान बड़ी कोशिश कर और प्रयत्न से ज्यादा मिसाइल हासिल करने का प्रयत्न कर रहा है। सर, इस पे एक देखते हुए सवाल हमें बनता है, इस पे एक सवाल बनता है। जी आपने मिसाइल का जिक्र किया, और निश्चित रूप से क्योंकि युद्ध को जल्दी खत्म करना होगा तो हमको ऐसे वॉरफेयर पर जाना होगा जो ज्यादा हिट करे और हमारे ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान कम हो, मतलब सैनिक कम मारे जाएं, अधिकारियों का कम लॉस हो, और हम उनको हिट करें। उनके टारगेट जितने भी हैं वो सब सेट हैं, और हमारी जो मिसाइल सिस्टम प्रणाली है वो अपने आप में बहुत ज्यादा उन्नत हो गई। और अब तो अग्नि 5 का हमने टेस्ट कर लिया है, जो पाकिस्तान से बहुत आगे की बात है, 5000 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। और उसका भी है कि वो एक साथ कई लक्ष्य को भेज सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान अगर बाहर से प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल लेकर के भारत को तबाह करना चाहेगा, वो अपने स्वदेशीकरण पर ज्यादा जोर नहीं देगा, तो क्या उसकी तैयारी मुकम्मल मानी जा रही है, मानी जा सकती है? एक छोटे से लिमिटेड पीरियड के युद्ध के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो उधार के खरीद के वो बिल्कुल। कम से कम एक बड़ी न्यूसेंस वैल्यू कर सकता है। और ये लोग बड़ बोले हैं। हम्म मैं यहाँ एक अच्छी चीज बताऊं
पाकिस्तान का और हिंदुस्तान की सही बात। सेनाओं में और सरकारों में और पब्लिक में हम्म। जब बंटवारा हुआ तब से लेकर आज तक एक चीज बड़ी कॉमन चली आ रही है। हमारा बंटवारा सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं हुआ। हम्म। हमारे बंटवारे में साइकोलॉजिकली स्टडिंग जो हाई आईक्यू के लोग थे पाकिस्तान में, वो हिंदुस्तान आ गए। हाँ वो है सर, वो एक अलग विषय ही है। मैं जी। इस पे और एक सवाल और हिंदुस्तान के पूछता जो हूँ सर। हाई सर इस आईक्यू पे एक लोग थे, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, वो मुझे पूछ लेने दीजिए। जी, सबसे बड़ी बात है कि बहुत जल्दी जो भी ऑपरेशन पार्ट 2 होगा वो बहुत जल्दी खत्म होगा, लेकिन बहुत बड़ी चोट पाकिस्तान को पहुंचाई जाएगी। हम तीनों सेनाओं के अपने ताकत और उनके द्वारा की जा रही तैयारियों पर भी अपनी नजर दौड़ाएं तो हम और ज्यादा उन्नत हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने रणनीतिकारों पर पूरा भरोसा है। सवाल यह है कि सर पाकिस्तान की एक और तैयारी के बारे में कोई आपको जानकारी मिल रही है क्या? क्योंकि हमने हर टाक भारत पर वो खबर भी की है, वहां के जो तंजीमें हैं, आतंकी तंजीमें, वो एक बार से फिर से रिबिल्ड कर रही हैं, रिहैश कर रही हैं और अपने को रीस्टैब्लिश कर रही हैं, जिसमें जैसे मोहम्मद पहला है। दूसरी बात, पाकिस्तान के जितने एयरबेसेस को और उनके जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जिनको हमने तबाह किया, उसको वो एक साल के अंदर रिबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता तो यही है कि अमेरिका भी खुल करके उनका साथ दे रहा है सर। रिबिल्ड जरूर करेंगे, पर जो खास टेक्निकल वेपन्स हैं वो अमेरिका पंप इन केवल इसलिए नहीं करेगा कि चाइनीज की वहां पहुंच है। हम्म। यही बात रिवर्स तौर पर भी लागू होती है। वो आम चलने वाले वेपन्स बड़ी संख्या में दे देंगे, पर विशेष जो नए वेपन्स हैं उनको शायद इतना आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। सर आपने चाइना और अमेरिका का जिक्र कर दिया तो सवाल तो बनता है, मेरा सवाल यही है जिस पे मैं एक मुकम्मल जवाब चाहता हूं किसी भी विशेषज्ञ से। दृष्टिकोण मेरा यही है कि एक ऐसी स्थिति इस भिखारी देश की हो गई है जिस पर अपना आधिपत्य करने के लिए चाइना और अमेरिका दोनों भिड़ चुके हैं। इसका तो जी, फायदा पाकिस्तान उठाएगा ना? मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा उसका फायदा उठा पाएगा। चाइनीज का अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इनको देखते हुए मैं समझता हूँ चाइना पुल आउट तो नहीं कर सकता, पर ज्यादा गंभीर रूप से वो पाकिस्तान को खुलकर वो समर्थन शायद अब न दे जो उन्होंने सिंदूर के टाइम दिया था। सर भारत की तैयारियों के बारे में आपको जिक्र कर रहे थे और जिक्र करना चाह रहे थे, क्योंकि ऑपरेशन पार्ट 2 सिंदूर पार्ट 2 होना ही है और इसके लिए देश का जनमानस तैयार है। देखिए, बड़बोले लोग युद्ध में जिससे युद्ध कर रहे हैं उसके लिए ज्यादा लाभकारी होते हैं। हम्म। ऐसे ही हमारे कुछ नेता भी बड़बोले हैं। हम्म। वो जितना बोलते हैं वो अपनी पार्टी का उतना नुकसान कराते हैं। क्या जरूरत थी ये मुनीर में आंखों मुन्नी को ये बोलने की कि हम जब डैम बनाएंगे, जब वो तैयार हो जाएगा और जब उसमें पानी भर जाएगा तो हम उस पर 10 मिसाइल मारेंगे। हम्म। अभी तो डैम का सर्वे भी नहीं हुआ। इसका मतलब उनको मिसाइल्स की सप्लाई थोड़ी सी ज्यादा आ रही है या आने की आशा है, हम्म। तो वो 10 मिसाइल मार देंगे। जबकि मैं सैनिक रूप से कह सकता हूं कि हमारे डिफेंस सिस्टम में उनका फर्स्ट मिसाइल अगर न्यूक्लियर भी हो जैसा वो कहते हैं, हम्म। वो भारत की भूमि तक नहीं पहुंचेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर, मैं इसको थोड़ा प्रश्न कर लूं। अगर वो न्यूक्लियर वेपन भी होगा तो हम उसको आकाश में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? उनको आकाश में सेकंड चांस में डिस्ट्रॉय करेंगे। पहला चांस होगा कि जैसे ही वो लॉक इन होता है हम्म। हमारे टारगेट पर, उसको उसकी जड़ में ही, उसके बेस के सहित वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसका अभ्यास हमने नूर खान पर कर लिया है। हम्म। वो अपने बेस पर ही डिस्ट्रॉय होगा। जितना कंटेमिनेशन हो, जितना रेडिएशन हो,
वो सब वहीं। सीमावर्ती पर क्षेत्रों अगर में हमारे भी प्रभाव पड़ेगा। वहां से निकला तो उन्हीं की जमीन के ऊपर कहीं ना कहीं तबाह हो जाएगा। पर वो बात इतनी बड़ी नहीं है। हम्म बड़ी बात यह है कि संसार में 4 ही देश हैं जिनको के जमीन, समुद्र और आकाश से मिसाइल और न्यूक्लियर लोडेड मिसाइल फायर करने की शक्ति है। हम्म रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया। बिल्कुल। तो समंदर में हमारी 2 अरिहंत और अरिहात हैं। अरिहंत। दोनों दोनों कुंडबियां समुद्र से न्यूक्लियर लोडेड मिसाइल फायर कर सकती हैं, जो पूरे पाकिस्तान की नक्शे को कवर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये काम हम अरेबियन सी से कर सकते हैं। हम्म ये हम काम अपने किसी भी हवाई जहाज से, हम्म वो रफेल हो, वो जगुआर हो, वो मिराज हो, हम्म हम किसी भी मिसाइल से वो कर सकते हैं। हम्म जिसके लिए हम अग्नि, जिसके लिए हम ब्रह्मोस, इन मिसाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं। हम्म तो ये जो हमारे पास शक्ति हवा, जमीन और समुद्र से फायर करने की है, जैसे ही उनका फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक हवा में आया या नहीं आया, पर उसको डिस्ट्रॉय करके हम फ्रीली सेकंड स्ट्राइक करेंगे। और सेकंड का मतलब होता ये नहीं कि सेकंड एक स्ट्राइक होगी, वो स्ट्राइक हवा से भी होगी, भूमि से भी होगी, वो सब समुद्र से भी होगी। और जब तीनों ओर से हमारे मिसाइल न्यूक्लियर का जवाब देंगे, तो उसके बाद जैसे आज इस पाकिस्तान है ही नहीं, बिल्कुल, पाकिस्तान अस्तित्व विहीन हो जाएगा सर। उसके बाद ये पाकिस्तान भी नक्शे में ड्रॉ करके कुछ और लिखना पड़ेगा। प्रोहिबिटेड जोन, सर, बैंड फॉर। पाकिस्तान से हम भिड़ सकते हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, पाकिस्तान जानता है। लेकिन भारत के अंदर के पाकिस्तान से हमें निपटना, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश हैं, ये एक बड़ी समस्या है। वो भी तब जबकि हमारे यहाँ प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख नेता जिस तरीके से पाकिस्तान की भाषा प्रकारांतर से बोलते हैं, तो वो यहाँ के पाकिस्तान को ज़्यादा मजबूत करते हैं। खैर, इस पर हम आपसे बात करेंगे अगर अगले वीडियो में। 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई हैं, एक तो अग्नि 5 और दूसरा 97 LCA भारतीय वायुसेना में शामिल किए जा रहे हैं। तो हमारे जो स्क्वाड्रन की संख्या जो है वो 33 या 34 तक पहुंच जाएगी। 42 की हमें ज़रूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो पहले भी काफी थी पाकिस्तान से निपटने के लिए, और ये नए स्क्वाड्रन आ रहे हैं और ऐसे एयरक्राफ्ट आ रहे हैं जिनके लिए हमें 6-8 महीने का वो ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। हम उन सब एयरक्राफ्ट को यूज कर चुके हैं। एक बात मैं यहाँ और शामिल कर दूं कि एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें हमारे आकाश, अग्नि और S-400 रशिया वाले, इनको कंबाइन करके बनाया गया है। और जब इनकी तैनाती हो जाती, जो शायद प्रोसेस चालू हो चुका है, ऐसी सूरत में उनको भेद पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। हालांकि ऑप सिंदूर के टाइम पर भी उन्होंने दिल्ली की तरफ एक मिसाइल फायर करने की कोशिश की थी। हाँ, वो सिरसा में गिरा था सर, सिरसा में गिर गया था। वो सिरसा में उसको गिरा लिया। सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अग्नि जो ये मिसाइल अभी टेस्ट किया गया, इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 है। 5000 की तो जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, तो हम अपने और मिसाइल से बर्बाद कर सकते हैं। चाइना इसकी जद में आ गया है। 5000 की दूरी बहुत बड़ी होती है। इसका एक रणनीतिक फायदा ज्यादा है, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं सर। दिवाकर जी, ऐसा है कि जो 5000 जाता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और अगर आपने उसको 1500, 2000, 2500 भेजना है, तो आप वो इतनी तेज गति से जाएगा कि उनका राडार्स और वो नहीं उनका कैच कर। रिएक्शन वो समय उन्हें नहीं मिल पाता।
बहुत महत्वपूर्ण तो जानकारी दी है। 5,000 फिर भी यूजफुल होगा। हम्म, हालांकि हम स्ट्राइक 5,000 नहीं करेंगे, पर उनके कुछ सहयोगी हैं, उनके लिए ये एक चेतावनी का काम करेगा, डेट्रीमेंटल होगा उनके लिए कि अगर आप बोले तो पहुंच आप तक भी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर। समय का अभाव है, चूंकि हम लोग प्रतिदिन जुड़ते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज के वीडियो को जनता को पूरी तरीके से देखना चाहिए कि परमाणु जो धमकी है, वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि परमाणु धमकी नहीं चलेगा, तो वो धमकी क्यों नहीं चलेगा, उनके परमाणु ताकत को हम आकाश में कैसे नष्ट करेंगे, आज कर्नल सर ने बताया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे पूरे देश में पहुंचाइए और हम परमाणु खतरे का डर भी अपने मन से निकालें और अपने देश के अंदर ज्यादा मजबूत बने, जो हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान अब हमारे लिए समस्या नहीं रह गया। कर्नल सर, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो कर्नल सर से जरूर कीजिए, वो आपका जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।